हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज हम पढ़ने देने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में पादपों में जल अवशोषण, यानी पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। कोई भी सजीव कोशिका होगी और जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके लिए जल आवश्यक होता है। यानी कोई भी जैविक क्रियाएं होंगी, जैविक क्रिया होगी या जीवित सेल होगी, जीवित सेल होगी, उनके लिए जल क्या होता है, एक आवश्यक घटक होता है। कि जैविक क्रियाओं के होने के लिए जल आवश्यक होता है और जीवित रहने के लिए भी जल आवश्यक होता है। इस प्रकार जो पौधा होता है, पौधे को क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों में जल को अवशोषण करने के लिए पौधों को जल कौन सा उपलब्ध होता है, वर्षा का जल। कौन सा उपलब्ध होता है, वर्षा जल उपलब्ध होता है। अब ये वर्षा का जो जल है वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। वर्षा जल भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपवाहित जल और एक होता है मृदा जल। एक होता है अपवाहित जल और एक होता है मृदा जल। अपवाहित जल तो क्या होता है कि जैसे ही बारिश हुई, तेज बारिश होगी, तो ये क्या होता है, बहकर नदियों, तालाबों, समुद्र में जाकर मिल जाता है और इस प्रकार ये रिसाइकिल के काम में आ जाता है। किस रूप में, प्रवाहित होकर या बहकर, प्रवाहित होकर नदियों, तालाबों, समुद्रों में मिल जाता है। यानी ये कुछ काम का ही नहीं रहेगा पौधों के लिए, क्योंकि ये तो लगातार क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह के कहाँ पर जा रहा है, नदियों, तालाबों, समुद्रों में जाकर मिल रहा है। यानी ये तो क्या होता है, पौधों के लिए उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बहकर चला जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें मृदा जल, यानी कि मृदा के अंदर जो उपस्थित जल होता है वो क्या कहलाता है, मृदा जल होता है। क्या हो गया, मृदा में उपस्थित जल हो गया। कि मृदा के अंदर जो जल उपस्थित है वो क्या होता है, मृदा जल कहलाता है। अब ये मृदा जल भी कितने प्रकार का, मुख्य रूप से तीन प्रकार का। एक तो केशिका जल, एक होता है गुरुत्वीय जल, गुरुत्व जल, और एक होता है आर्द्रताग्राही जल। आर्द्रताग्राही जल, यानी मृदा जल भी कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का हो गया। केशिका जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रताग्राही जल। केशिका जल क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे रेशेदार जो एक संरचना के रूप में पाई जाती है, उनके अंदर क्या हो रहा होता है, जल भरा होता है। और पौधे को सुगमता रूप से जो ये केशिका जल ही उपलब्ध हो पाता है। यानी कि पौधों के लिए यही उपलब्ध हो पाता है। पौधों के लिए सामान्य रूप से या मुख्य रूप से भी लिख सकते हो, मुख्य रूप से उपलब्ध जल। ये मुख्य रूप से उपलब्ध जल होता है, कौन सा, केशिका जल या केशिकात्व जल बोलते हैं। तो केशिका जल क्या होगा, जल पौधों के लिए आसानी से मौजूद जल, ये जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसके अंदर ही मौजूद होता है। गुरुत्वीय जल क्या होता है, गुरुत्वीय जल क्या होता है, मिट्टी की गहराई के अंदर चला जाता है, मिट्टी की गहराई में चला जाता है, मिट्टी की गहराई में। ये कहाँ पर मौजूद होता है, मिट्टी की गहराई में, और ये ऊपरी परत में, मिट्टी की ऊपरी परत में ही मौजूद होता है। ठीक है। अब गहराई में चला गया, तो गहराई में जाने के बाद में उन्हीं पौधों के लिए ये उपलब्ध हो पाएगा जिनमें जो मूल तंत्र होता है, जड़ तंत्र होगा, वो ज़्यादा विकसित होगा। क्योंकि साधारण रूप से जो पादप होंगे उनमें मूल तंत्र इतना विकसित नहीं होता।
लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर गहराई में अगर मिट्टी की गहराई मौजूद है तो मिट्टी की गहराई में एक ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनमें विकसित मूलतंत्र पाया जाता है, और वो कौन से होते हैं? मरुस्थलीय प्लांट्स होते हैं। कौन से होते हैं? मरुस्थलीय प्लांट हो गए। इन मरुस्थलीय प्लांट्स के द्वारा ये गुरुत्वीय जल अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय जो प्लांट्स होते हैं उनमें विकसित मूलतंत्र होता है। आर्द्रताग्राही जल क्या होता है कि ये आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, और जो जैसे शैवाल वगैरह होते हैं ये कुछ मात्रा में इनका अवशोषण करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जल है वो कितने प्रकार का दे रखा है? 2, अपवाहित और मृदा जल भी 3 है, केशिका जल, गुरुत्वीय जल और आर्द्रताग्राही जल। तो नोट करो इनको, फिर इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग, यानी कि किन भागों द्वारा जो पौधों में जल का अवशोषण होता है। बात करें जैसे शैवाल और कवक। शैवाल और कवक क्या होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये थैलोफाइटा के वर्ग के होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग में आपको पता है कि इनको जड़, तना, पत्ती में विभेद नहीं कर सकते, इसलिए इनमें जल अवशोषण की जो प्रक्रिया है पूरी सतह द्वारा होती है, यानी संपूर्ण सतह द्वारा होती है। फिर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में क्या पाए जाते हैं? मूलाभास या राइजोइड्स होते हैं। इन राइजोइड्स के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। लाइकेन में बात करें तो लाइकेन में भी एक विशेष रचना होती है, राइजिन्स। इनके द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जलीय पौधे हो गए तो जलीय पौधे चाहे वो जल निमग्न हो, मतलब जल के अंदर हो या सतह पर हो, जल प्लावक हो, वह है अपनी सामान्य सतह द्वारा क्या कर लेते हैं? जल का अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन बात करें हम किसकी? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स तो हो गए, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें जल के अवशोषण के लिए क्या पाई जाती है? जड़ें उपलब्ध होती हैं। तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जल अवशोषण के लिए जड़ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्तबीजी और आवर्तबीजियों में क्या पाया जाता है? जल का अवशोषण करने के लिए रूट पाई जाती है। इस रूट के भी क्या होते हैं? 2 क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? रूट के 2 क्षेत्र होते हैं। 2 क्षेत्र मौजूद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है परिपक्वन क्षेत्र, और एक होता है तरुण क्षेत्र। एक तो होता है परिपक्वन क्षेत्र और एक होता है तरुण क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र के द्वारा क्या नहीं होता? जल का अवशोषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? जल अवशोषण नहीं होता। जल अवशोषण नहीं होता क्योंकि यहाँ पर सुबेरीन और लिग्निन का जमाव होता है। क्योंकि सुबेरीन व लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन का जमाव होने के कारण जो सुबेरीन और लिग्निन होता है वो जल के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है, यानी ये जल को अवशोषण नहीं करने देती। यानी कि जल का अवशोषण करने का कार्य सिर्फ किसका होता है? तरुण क्षेत्र का होता है। ये क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, जल अवशोषण में भाग लेगा। सक्रिय रूप से भाग लेगा। और तरुण क्षेत्र को भी कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। 4 भाग कौन से? मूल रोम, विभाजनशील क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और मूल रोम क्षेत्र। 4 भाग हो गए। कौन कौन से?
मूलगोप, विभाजनशील क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, और एक हो जाएगा मूलरोम क्षेत्र। ये चार क्या हो गए? तरुण क्षेत्र के भाग हो गए। ये आपके सामने मैंने डायग्राम बना रखा है जड़ का। इसमें इसके चारों भाग बता रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा भाग है? मूलरोम है, मूलगोप है। मूलगोप क्या होता है? ये लास्ट में जो जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, इसके अंत में एक टोपीनुमा संरचना होती है जो क्या काम करती है? जो जड़ के जो शीर्ष भाग होता है, जो विभाजनशील जो क्षेत्र भाग होता है, उसकी रक्षा करती है। मूलगोप क्षेत्र क्या होता है कि मूल के शीर्ष पर एक टोपीनुमा, पतली टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जो इस विभाजनशील क्षेत्र की क्या करता है? सुरक्षा करता है। मूलगोप के जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? विभाजनशील क्षेत्र या मूल शीर्ष जिसको बोलते हैं। शीर्ष जो मूल का शीर्ष भाग होता है, या मेरिस्मेटिक क्षेत्र भी बोलते हैं। मेरिस्मेटिक क्षेत्र भी बोल देते हैं इसको, मेरिस्मेटिक यानी विभवोत्तकी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ की जो कोशिका होती है वो लगातार क्या करती रहती है? विभाजन करती रहती है। ये क्या करती रहती है? लगातार विभाजन करेंगे, और लगातार विभाजन करने के कारण इनकी जो वॉल होती है, वो वॉल क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? मूलगोप पाया जाता है। क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षावरण का कार्य होता है, का कार्य करता है। फिर जो विभाजनशील क्षेत्र होता है, या मेरिस्मेटिक जो क्षेत्र होता है, या विभवोत्तकी क्षेत्र बोलते हैं जिसको, या मूल शीर्ष भाग बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं होंगी वो लगातार विभाजन करती जाएंगी, तो ये क्या करेगी? जड़ को लंबाई में वृद्धि कराई जाएगी। धीरे धीरे क्या करेगी? विभाजन करके ये नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती जाएगी। अब विभाजनशील हो रही है तो ये क्या करेंगी? धीरे धीरे क्या करेंगी? इनकी लंबाई में वृद्धि करेंगी। ये क्या करती है? और वो क्या करेंगी? दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र का मतलब जो लंबाई में, इसकी कोशिका क्या करती है? लंबाई में वृद्धि करती है। यह क्या करती है? लंबाई में वृद्धि करती है। लंबाई में वृद्धि करती है कौन? दीर्घीकरण क्षेत्र। क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है। धीरे धीरे लंबाई में स्थायी ऊतकों में लगातार धीरे धीरे बदलती जाएंगे। फिर इसके दीर्घीकरण क्षेत्र के जस्ट ऊपर की साइड आपको दिख रहा है मूलरोम या मूलरोम। ये क्या दिख रहा है? मूलरोम। और एक मूलरोम, ध्यान रखना, एक केंद्रकीय और एक कोशिकीय होता है। क्या होता है ये? एक केंद्रकीय व एक कोशिकीय। इसकी यह चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, यह एक कोशिकीय रहेगा और एक केंद्रकीय होगा। मुख्य रूप से जो जल अवशोषण का कार्य होता है वो कौन करता है? मूलरोम ही करता है। ये क्या काम करता है? जल अवशोषण का कार्य करता है। यानी कि जल को अवशोषण करने का कार्य कौन सा होता है? मूलरोम करते हैं। जो ये चारों भाग दिख रहे हैं, ये चारों के चारों भाग कौन से होते हैं? तरुण क्षेत्र होते हैं। अब ये दीर्घीकरण क्षेत्र धीरे धीरे क्या कर देगा? स्थायी ऊतकों में बदल जाएगा। यानी इससे ऊपर का जो भाग आएगा वो क्या आएगा? परिपक्वन क्षेत्र आएगा। परिपक्वन क्षेत्र। इसके ऊपर का जो भाग होगा वो क्या होगा? परिपक्वन क्षेत्र। यानी ये संरचना किसकी है? मूल शीर्ष की संरचना। ये किसकी संरचना सीखी हमने? मूल शीर्ष की संरचना। यानी कि मूल का जो शीर्ष भाग होता है उसकी संरचना हमने जानी। मूल शीर्ष में इसके चार भाग होते हैं। मूलगोप का कार्य होता है सुरक्षा आवरण का, मतलब विभाजनशील कोशिका होती है, लगातार उनकी सुरक्षा करना। विभाजनशील क्षेत्र होता है, उसका कार्य होता है लगातार विभाजन होना, और मतलब नई नई कोशिकाओं का निर्माण करना। दीर्घीकरण क्षेत्र का कार्य होता है, यह लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। मूलरोम का कार्य क्या होगा? जल अवशोषण का कार्य होगा। तो नोट करो इसको, इसके बाद में हम
इससे आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो जल अवशोषण की क्रियाविधि, यानी कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। वैसे जड़ में जल का अवशोषण किसके द्वारा हो रहा था, मूल रोम के द्वारा हो रहा था। क्यों मूल रोम के द्वारा ही क्यों होता है, मूल रोम के द्वारा, क्योंकि वहां पर क्या पाई जाती है, मूल रोम में पेक्टिन पाई जाती है। मूल रोम में क्या पाई जाती है, पेक्टिन पाई जाती है। मूल रोम में क्या पाई जाती है, पेक्टिन। और ये पेक्टिन क्या होती है, जलरागी होती है। पेक्टिन क्या होती है, जलरागी, जलरागी। इसलिए जो मूल रोम होता है उसके द्वारा ही क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो ध्यान रखना मूल रोम के द्वारा क्यों होता है, क्योंकि इसकी भित्ति में क्या पाया जाता है, पेक्टिन और सेलुलोज पाया जाता है। इसके साथ सेलुलोज भी होता है, सेलुलोज। और ये पेक्टिन क्या होती है, जलरागी होती है, नहीं जल से जो घुली हो जाती है, मतलब जल से आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। जल अवशोषण की क्रियाविधि क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने दो प्रकार की बताई, सक्रिय और निष्क्रिय। किसने, क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने, क्रेमर। और जल अवशोषण के लिए जो निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण का जो नाम है वो किसने दिया था, रेनर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन यहाँ पर क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो भागों में डिवाइड किया, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय में मैंने बताया था कि कोई भी क्रिया हो निष्क्रिय, उसमें उसको होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सक्रिय जब प्रक्रिया होती है तो उसके लिए क्या होती है, जल की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा भी किस रूप में काम में ली जाती है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निष्क्रिय यानी कि पैसिव जो जल अवशोषण की प्रक्रिया है उसके बारे में। तो इसके लिए क्या होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके लिए जो आवश्यक बल और कारकों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर होती है, वायवीय भाग में। वायवीय भाग कौन सा हो गया, पर्ण में। मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पन्न होती है, पत्ती के अंदर ही उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि इससे आगे हम अभी विधि पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि पर्ण के अंदर, पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर क्या होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव के कारण ऑटोमेटिकली ही क्या पर पर्ण में क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। उस तनाव के कारण जड़ के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जल को अवशोषित करके पर्ण तक भेज दिया जाता है। यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। और मूल की कोशिकाओं, यहाँ पर जो मूल की कोशिकाएं होंगी वो सक्रिय रूप से तो भाग लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या हो रही है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही। तो केवल क्या करेंगी, जल के लिए मार्ग ही प्रदान करेंगे। क्रियाविधि में बात करें तो पैसिव जो जल अवशोषण हो रहा है, मतलब निष्क्रिय जो जल अवशोषण हो रहा है, उसमें कितना प्रतिशत जल का अवशोषण होता है, 96 से 98% जल का अवशोषण इसी विधि द्वारा होता है, यानी यह मुख्य विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जब पर्ण होती है, इस पर्ण में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होगी तो जल क्या होगा, जल हानि के रूप में बाहर निकलता है। आपको पता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होती है, जल हानि होती है। तो जल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब यहाँ की जो इसकी जो पर्ण की जो सेल्स होगी उसमें क्या होगी, जल की कमी होगी। क्या होगी, जल में कमी होगी। जल में कमी होते ही जो इसकी शिराएं होंगी उनमें भी क्या होगी, उसकी कमी महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर होगी, फिर स्टेम में होगी, फिर कहाँ पर होगी, तने में होगी। और तने से होते हुए जो इसकी जड़ें हैं वहाँ तक ये तनाव पहुँचेगा, तने तक पहुँचेगा। अब पहुँचने के बाद में जो यहाँ पर जो रोम होंगे, मूल रोम, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, मूल रोम होते हैं, मूल रोम। मूल रोम की कोशिकाओं द्वारा यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, जल की कमी हो रही है तो तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, तनाव। और वो तनाव कहाँ तक पहुँच गया, पर्ण से होता हुआ, सिराओं से होता हुआ, इस तने से होता हुआ जड़ तक पहुँच गया। और इस जड़ का अनुभव कौन कर, तनाव का अनुभव जड़ तक हो रहा है। और यहाँ पर जो मूल रोम होंगे वो जल को क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जल की कमी हो रही है। तो यहाँ पर जल का अवशोषण होने के बाद में ये जल कहाँ से पहुँचेगा, मूल रोम से होता हुआ तने में, जड़ में, जड़ से तने में, और तने से होता हुआ पर्ण तक पहुँच जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल कोशिका से बाहर चला जाता है तो जल की कमी आ जाएगी। और इससे क्या होगा, डीपीडी यानी कि विसरण दाब न्यूनता में क्या होगी, वृद्धि। विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब भी बोलते हैं ना।
विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब भी बोलते हैं। इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि होती पर्णशिराओं में भी जल की कमी होगी और यह तनाव उत्पन्न हो जाएगा तो तने तक पहुंचेगा। जो तने के जल से होता हुआ कहाँ तक पहुंच रहा है, जड़ तक पहुंच रहा है। और जड़ में पहुंचने के बाद में मूल रोम द्वारा क्या कर लिया जाएगा, जल को अवशोषित कर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। और जल को कहाँ से पहुंचा जाएगा, मूल रोम से, मूल से जड़ तक आएगी यानी मूल तक, और मूल से होती है तने में और तने से होती है पर्ण तक पहुंच जाएगी। और इस प्रकार यहाँ पर जो एक ये तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये तनाव कैसा होता है, ऋणात्मक तनाव उत्पन्न होता है। और इस ऋणात्मक तनाव को क्या कहते हैं, चूषण दाब या डीपीडी कहते हैं। तो ये तो क्या होगी, जल अवशोषण की निष्क्रिय विधि। अब पढ़ते हैं दूसरी सक्रिय विधि। सक्रिय विधि में तो क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है एटीपी के रूप में, और इसके लिए जो आवश्यक बल होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जड़ में ही उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जड़ में उत्पन्न होते हैं। यानी जल अवशोषण करने में जड़ की क्या होगी, सक्रिय भूमिका होती है। तो मूल की जो कोशिका होगी वो सक्रिय रूप से जल अवशोषण में भाग लेंगी। कब होती है ये क्रिया, जब रात्रि के समय या जब वाष्पोजन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाए। वाष्पोजन की प्रक्रिया क्या होगी, मंद हो जाए या नगण्य रूप से होने लगे। उस कंडीशन में तो हर जो उपापचय क्रियाएं होंगी और जीवित रहने के लिए जल की तो आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर निष्क्रिय रूप से तो जल का अवशोषण हो नहीं रहा, क्योंकि वाष्पोजन प्रक्रिया होना आवश्यक होता है, यहाँ पर वाष्पोजन होना आवश्यक है। अब नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन से, सक्रिय जल अवशोषण द्वारा जल का अवशोषण किया जाएगा। और सक्रिय जल अवशोषण 2 से 4% ही होता है, जल अवशोषण का भाग इतना ही होता है। कब होता है, रात्रि के समय जब वाष्पोजन प्रक्रिया नहीं होती है, या आप बोल सकते हैं कि वाष्पोजन प्रक्रिया जब मंद हो जाए या नगण्य हो जाए, उस कंडीशन में सक्रिय जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। मूल के जाइलम में उपस्थित जल तने से उत्पन्न होने वाले धनात्मक बल, यानी यहाँ पर तनाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, धनात्मक उत्पन्न हो रहा है। धनात्मक उत्पन्न हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, मूल दाब। इस मूल दाब के कारण क्या होगा, इस मूल दाब जब उत्पन्न हो रहा है, धनात्मक उत्पन्न हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो रही है, एटीपी के रूप में ऊर्जा आवश्यक हो रही है। और ये क्या करेगी, इसके बाद में जो मूल रोम होगा वो जल को अवशोषण करेगा। और यहाँ पर जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इस प्रक्रिया में, वह मिलती है जो मूल की श्वसनशील कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से इसकी ऊर्जा आती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये तनाव कैसा होता है, यहाँ पर उत्पन्न तनाव हमेशा धनात्मक होता है। इस प्रकार आपने जल अवशोषण की प्रक्रिया को समझा। कौन सी होती है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय में जल की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सक्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो बल उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, पर्ण में उत्पन्न होता है। और यहाँ पर जो तनाव उत्पन्न होता है वो मूल में ही उत्पन्न होता है। तो नोट करो इसको, फिर इससे आगे हम पढ़ते हैं। अब देखो, जो जल अवशोषण के लिए पथ, जल अवशोषण के मार्ग, जल अवशोषण के मार्ग, या लिख सकते हैं हम जल मार्ग। यानी कि जब मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है तो उसके बाद में जल का अवशोषण कैसे जाता है। यानी हम मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण कर लिया गया, तो मूल रोम द्वारा जब जल अवशोषण हो गया है तो उस जल को कहाँ तक पहुँचाना है, जाइलम ऊतक तक। जो स्थायी ऊतक होते हैं जाइलम, जो जल का क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे, उस जाइलम ऊतक तक जो जल होता है वो किस प्रकार पहुँचता है वो पढ़ेंगे। यानी कि पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को हम क्या कहेंगे, पार्श्व प्रवाह कहेंगे। यानी हमें जल को कहाँ से पहुँचाना है, मूल रोम से जाइलम ऊतक तक। उस जाइलम ऊतक तक पहुँचाने के लिए जल के मार्ग 3 होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानी पथ। ये 3 मार्ग हो गए। इन तीनों मार्गों को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये क्या हो गई, सेल वॉल है, क्या ये सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जीवद्रव्य है, ये क्या है, रसधानी है, और ये इसके ऊपर टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट। अब यहां पर मान लो कि इसके लिए 3 पथ बता रखे हैं कि जब जल का प्रवाह किधर हो जाए, सेल वॉल से होता हुआ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सेल वॉल द्वारा ही पहुंच जाए। यानी कि पहला पथ तो कौन सा हो गया,
जब जल का प्रवाह किससे, कोशिका भित्ति से होता हुआ, कोशिका भित्ति से होता हुआ ही पहुंचे, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल का प्रवाह है वो कैसे होगा, सेल वॉल के द्वारा ही होगा। तो ऐसा पथ क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट कहलाता है। दूसरा कि जब जल का प्रवाह किधर हो जाए, जीवद्रव्य से होता हुआ जीवद्रव्य में ही हो जाए, यानी एक कोशिका के जीवद्रव्य से दूसरी कोशिका के जीवद्रव्य, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि जब जल का प्रवाह किससे हो रहा है, सिर्फ जीवद्रव्य द्वारा ही हो रहा है, तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट कहलाता है। तीसरा पद क्या करेगा कि जब जल का प्रवाह कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य से टोनोप्लास्ट आ जाएगा, ये टोनोप्लास्ट, और फिर रसदानी, फिर क्या करेगा, टोनोप्लास्ट जीवद्रव्य, फिर रसदानी, फिर जीवद्रव्य रसदानी, इस प्रकार होता हुआ जल का फ्लो होगा। तो वो कौन सा होगा, रसदानीय पथ। पहला पथ तो कौन सा हो गया, ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट वाला कौन सा, जब सेल वॉल से ही जा रहा है जल। थर्ड जब जीवद्रव्य से होता हुआ जीवद्रव्य ही जा रहा है। और थर्ड कौन सा होगा, जीवद्रव्य रसदानी, फिर जीवद्रव्य रसदानी, टोनोप्लास्ट, इनसे होता हुआ जल का प्रवाह होगा। तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाएगा, तीनों प्रवाह वापस से देखते हैं हम कि एपोप्लास्ट क्या होगा, जब जलवायु प्रवाह कैसे होगा, सेल वॉल से होता हुआ, कोशिकीय स्थलों से होता हुआ जल का प्रवाह हो रहा है। ऐसा प्रवाह क्या होता है, विसरण विधि द्वारा होता है, या विसरण विधि कौन सी होती है, निष्क्रिय, मतलब इसमें जल के प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस मार्ग में किसी प्रकार का रुकावट नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होती। और जो एंडोडर्मिस होती है, अंतः त्वचा होती है, उसमें जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोशिका कला द्वारा होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और मार्ग को क्या कहते हैं, ऐसे मार्ग को क्या कहते हैं, पास कला पथ, पार कला पथ कहते हैं। सिम्प्लास्ट में क्या करेंगे कि जल का प्रवाह जीवद्रव्य से होगा, एक जीवद्रव्य से दूसरे जीवद्रव्य में, ठीक है, एक कोशिका जीवद्रव्य में, फिर दूसरे जीवद्रव्य, एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में जाएगा। और इस मार्ग में क्या होते हैं, अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, यानी बाधा इसमें अधिक होती है। और इन बाधाओं को पार करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो ये प्राशन प्रकार का क्या हो गया, जल परिवहन हो गया। और इसको हम क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं, ये कैसा होता है, सक्रिय परिवहन होता है। क्या होता है, सक्रिय परिवहन होता है। दूसरा है रसदानीय पथ। रसदानीय पथ में क्या होगा कि जल का प्रवाह जीवद्रव्य, टोनोप्लास्ट व रसदानी से होता हुआ होगा। जीवद्रव्य, टोनोप्लास्ट, फिर रसदानी, फिर टोनोप्लास्ट, जीवद्रव्य, फिर टोनोप्लास्ट, रसदानी, ऐसे होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाह होगा। इसमें प्रवाह कैसा होगा, प्रासरण द्वारा होगा, यानी इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी यह प्रवाह कैसा हो गया, सक्रिय प्रवाह होता है। कैसा होता है, सक्रिय प्रवाह हो गया। इस प्रकार जल अवशोषण के मार्ग कितने हो गए, या जल के मार्ग कितने हो गए, 3, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय। एपोप्लास्ट किस तरफ जाएगा, जब जलवायु प्रवाह किससे होगा, सेल वॉल से होता हुआ होगा। सिम्पोप्लास्ट में जीवद्रव्य से होता हुआ, और रसदानी में जीवद्रव्य, रसदानी और टोनोप्लास्ट से होता हुआ गमन करेगा। इस प्रकार ये तो क्या हो गया, जल अवशोषण के मार्ग हो गए। इसी के साथ जो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों में होती है मृदा, वातन हो गया, मृदा की विलयन सांद्रता होगी, मृदा तापमान हो गया, इस प्रकार क्या हो गया, ये क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले इसके कारक हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में पादपों में जल अवशोषण की प्रक्रिया हमने कंप्लीट पढ़ ली है। इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे रसारोहण की
प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।